हेलो 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 हेलो, की हाल चाल बच्चों, की हाल चाल। सो क्या चल रहा है जीवन में? पढ़ाई ही चल रही होगी, है ना? कह रहे होंगे सर पढ़ाई ही चल रही है और क्या ही चलेगा जीवन में। अच्छी बात है, पेपर चल रहे तो पढ़ाई भी चलनी चाहिए। ठीक है। सो बेटा, आज हम लोग हमने लास्ट वीडियो में बात किया था पावर शेयरिंग के चैप्टर के बारे में। हमने उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पर उसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत इजी चैप्टर था, कुछ नहीं था उस चैप्टर में, इतना ज्यादा उस चैप्टर के लिए शोर होता पावर शेयरिंग पावर शेयरिंग बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं है उस चैप्टर में। आज मैं आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इस पेपर में आ सकते हैं, पावर शेयरिंग से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993। यानी जो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने ये जाना था कि जो बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज किया था क्योंकि उनका कंपोजिशन ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने कितनी बार उसको चेंज किया था? देखिए आपके ऑप्शन से 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम या 5 टाइम्स। तो हमने ये जाना था कि 1970 से लेकर 1993 तक कितनी बार उसको चेंज किया गया था? 4 टाइम्स, यानी 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। ठीक है, 4 बार उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल ठीक बन सके, कि जो पावर शेयरिंग है यानी किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, सभी को इक्वल राइट्स मिल सके, इसलिए तो किया गया था ना। ठीक है, देखिए इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। नेक्स्ट देखिए, नाउ अब यहां पर आता है किस तरीके के क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, हमें पावर शेयरिंग को ध्यान में रखते हुए इनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन सी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सही लिखी गई है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन में से किसी एक का पार्ट है, याद है? मॉरल रीजन का पार्ट हमने जाना था कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट फॉर डेमोक्रेसी, तो ये तो सही बात है। ठीक है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। सेकेंड देखिए, इट क्रिएट्स हार्मनी एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स। बिल्कुल सही बात है, ये हमने बेल्जियम की स्टोरी से जाना था कि अगर पावर शेयरिंग रहेगा तो सभी में क्या रहेगी, सभी लोग एक साथ खुशी से रहेंगे। वेरस जब हमने श्रीलंका की स्टोरी जानी थी तो वहां पर क्या हुआ था, लड़ाई होने लगी थी। तो अगर पावर शेयरिंग होगा तो सभी डिफरेंट ग्रुप्स, जो भी अलग अलग कल्चर्स के जो लोग होंगे वो सब एक साथ रहेंगे अगर आप उनको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। थर्ड देखिए, इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सभी लोग इक्वल है ना नजरों में, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, ट्रांसपेरेंसी होगी गवर्नमेंट में। फोर्थ देखिए, इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग पार्टीज। क्या पावर शेयरिंग की वजह से, ठीक है, एक सोशियो या पॉलिटिकल कंपटीशन होता है पार्टीज में? होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन पावर शेयरिंग एक बहुत अलग एक्सपेक्ट में आता है। ठीक है, वो एक बहुत अलग पॉलिटिकल लड़ाई हो जाती है। तो यहां पर हम इस स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यह बताना है कि पावर शेयरिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी अच्छी चीजें? तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, डिफरेंट ग्रुप्स में हार्मनी आती है, एकता आती है। ठीक है, शांति बनी रहती है, और क्या है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी रहती है कि कोई किसी एक के लिए क्या नहीं है, फेवर नहीं कर रहा है, फेवरेटिज्म नहीं कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन ए जो है बेटा वो बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन एन इंडियन स्टेट। अभी देखिए किस तरीके का सवाल जो आपसे घुमाकर पूछा जाएगा। अब आपसे डायरेक्टली तो बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड नहीं पूछेंगे ना, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी चीज। ठीक है, सीबीएसई अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रही है, दैट मींस आपके एस्पेक्ट को समझना चाह रही है कि आप एक एज एन इंडिविजुअल आप क्या उस चीज को समझते हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ना और उसके बाद आंसर दे देना वो तो आप एट्थ क्लास तक करते ही आ रहे हैं, है ना। 8th क्लास तक तो आपने ये किया, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर जो टीचर ने करा दिया वो याद कर लिया और वो हो गया खत्म काम। लेकिन अब ये टाइम है ना कि आप अपनी नॉलेज, जो आपका जो ब्रेन, ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो सके, तो ये अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, इन एन इंडियन स्टेट, ठीक है, एक भारतीय स्टेट में, ठीक है, 2 कम्युनिटीज हैं, एक एक्स कम्युनिटी है, एक वाई कम्युनिटी है, हैव बीन एंगेज इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंफ्लिक्ट, और उनकी एक कंफ्लिक्ट हो गई।
ठीक है, उन दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हो गया है ओवर द इश्यू ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड रिसोर्स शेयरिंग। और किस चीज को लेकर हुआ है? को एग्जिस्टेंस और रिसोर्स को रिसोर्स शेयरिंग में उनके बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। दो कम्युनिटीज हैं। अब देखिए, द टेंशंस हैव इंटेंसिफाइड। टेंशंस क्या है? मतलब अब ये जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लीडिंग फॉर अ डिमांड फॉर बोथ कम्युनिटीज फॉर अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से उन्होंने क्या मांगा? इन्होंने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मांगा। इन्होंने बोला कि भाई अगर इस तरह की लड़ाई है, हमें भी अपने एक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन दे दो और उस कम्युनिटी को उसका दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। गवर्नमेंट को कोई ना कोई बीच में हल निकालना पड़ेगा। देखिए, व्हाट इज बेस्ट रिजोल्यूशन। अब इसका रिजोल्यूशन क्या है? जो एसएसटी पढ़ाने में मजा पता है क्यों आता है? अब मैं यहां पर आपसे ये सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए, ठीक है, आप सोशल स्टडीज के स्टूडेंट हैं, इन फ्यूचर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं, आप डीएम बन जाते हैं आप किसी जिले के, और वहां पर ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके एरिया में दो तरीके के, दो धर्मों के लोग रह रहे हैं या दो कम्युनिटीज के लोग रह रहे हैं, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है किसी रिसोर्स को लेकर। अब आप वहां के ऑफिसर हैं, आप वहां के इंचार्ज हैं, तो आप क्या फैसला लेंगे? आपके हिसाब से इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो यहां पर आप यही समझ लीजिए कि आप इस समय जिले के मालिक हैं, ठीक है, कलेक्टर हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और आपको फैसला लेना है। ये चार ऑप्शंस बताएंगे। देखिए, सबसे पहले कोलैप्सिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स इनएफिशिएंसी इन गवर्निंग द स्टेट। पहला तरीका तो यह है कि जो सरकार वहां पे उस स्टेट में जो सरकार है उसको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। पहला तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए, डिलेइंग द डिमांड्स फॉर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनिंग द करंट पावर शेयरिंग। दूसरा क्या तरीका है कि हाँ, इनके डिमांड को सुनते रहो, हाँ ठीक है, चलने दो, जो बोल रहा है बोलने दो। जैसे एक नायक मूवी में डायलॉग था ना, कुछ देर बोलेंगे, चिल्लाएंगे और फिर थक हार के घर चले जाएंगे। तो ये है सेकंड ऑप्शन कि करने दो। कितनी देर तक लड़ाई करेंगे? करने दो, जब तक करते हैं करने दो, ठीक है, उसके बाद अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जैसा पावर शेयरिंग चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। थर्ड, इंपोजिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। इनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बैठाए जाए टू कंट्रोल द मूवमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। या तो आप क्या करिए, आप एक काम करिए, पुलिस जो आपके हाथ में सरकार है, आप उसको ऑर्डर दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आप ऑर्डर दीजिए कि भाई अगर इनका ऐसे ही चलता रहा तो एक काम करो, तुम्हारे पास सबके पास लाठियां रखी हैं, तेल लगाओ उनमें और कर दो उनका काम तमाम। ऐसी ऐसी जगह निशान लगाओ कि बैठते हुए कुछ भी करते हुए उनको दर्द होना चाहिए। यानी आप उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दीजिए। और चौथा तरीका क्या है? देखिए, एस्टेब्लिशिंग अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। आप इस तरीके से पावर शेयरिंग, एक नई तरीके का एस्टेब्लिशमेंट करिए पावर शेयरिंग का, ठीक है, जहां पर दोनों कम्युनिटीज हैव अ रोल इन डिसीजन मेकिंग, जहां पर दोनों कम्युनिटीज डिसीजन मेकिंग में अपना रोल दे सके। यानी क्या किया जाए, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं ना, एक्स और वाई दोनों को 50-50% दे दो कि देखिए भाई एक काम किया जाए, दोनों टीमों को, दोनों चारों लोगों को एक साथ बिठाया जाए, सबके उसमें 10-10 लोग होने चाहिए, उनको इस तरीके से पावर शेयर किया जाए। और उसमें क्या किया जाए, वोट किया जाए कि हाँ भाई आप बताइए, आप बताइए। अगर मेजॉरिटी होगी तो रखा जाएगा, नहीं होगी तो उसको हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी पावर शेयर की जाए इस तरीके से, ठीक है, कि हर कम्युनिटी का रोल हो उस डिसीजन मेकिंग में। तो आप हैं, आप उस समय इस कंडीशन में आप सामने खड़े हैं, आप क्या करेंगे? भाई मैं होता, ठीक है, तो मैं तो सी कर देता, है ना। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, अच्छा ऐसे कैसे लड़ रहे हैं, मैं होता तो मैं तो लाठी निकाल के और धपाधप बजाना चालू कर देता। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग पिक्चरों में देखते हैं ना कि बस कुछ हुआ और बंदूक निकाली और ठाठा ठाठा करके चालू हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको उस प्रॉब्लम को जितना पीसफुली हो सके आप उसको सॉल्व करना है। गवर्नमेंट को आप हटा नहीं सकते, गवर्नमेंट तो मालिक है भाई, उसे कैसे हटाओगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? देखिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप पावर शेयरिंग करेंगे इस तरीके से ताकि हर कम्युनिटी का, दोनों कम्युनिटी का इक्वल रोल हो डिसीजन मेकिंग में, तब जाके ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकेगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी। अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अभी मैंने आपको देखिए, मैंने आपको यह भी बता दिया कि प्लेन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके पास। आपको इस तरीके से भी बता दिया कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा। कॉम्पिटेंसी अगर आए कि आपको जज करना पड़ा तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग। मैचिंग भी आ सकता है कि आप देखिए मैच लिस्ट वन, ठीक है, जो लिस्ट वन है वो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, विद लिस्ट टू जो कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, और हमें इसका करेक्ट आंसर हमें निकालना है। चलिए करते हैं। पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कौन से उसमें पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर की जाती है, किसमें की जाती है बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, यानी पावर्स को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया, सब लोगों के उस पर डिवाइड कर दिया गया। थर्ड देखिए, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट, सेकंड देखिए, पावर शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। आंखें कमजोर हो रही हैं मेरी, ठीक है। पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, यानी डिफरेंट लेवल पर पावर कहां शेयर की जाती है, फेडरलिज्म में शेयर की जाती है, फेडरल गवर्नमेंट में। ये नेक्स्ट चैप्टर में फेडरलिज्म में बताएंगे आपको, ठीक है। थर्ड देखिए, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमने बेल्जियम की स्टोरी में जाना था, क्या जाना था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट थी, ठीक है, और एक किस क्या बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, याद आया, ठीक है। और अब हमारा क्या लास्ट बचा, पावर शेयर बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टीज में पावर शेयर की जाती है, जिसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या बन रहा है, 1 का है बी, 2 का है डी, 3 का है ए, और 4 का है सी। अर्थात 1 का है बी, 2 का है डी, 3 का है ए, 4 का है सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बेटा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिएगा। थोड़ा सा देखिए, अपने माइंड को, ब्रेन को यूज करना है आपको, और कुछ नहीं है, आपका पढ़ाया हुआ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास जो सिलेबस है, जो किताबें हैं, उसी में से है सब कुछ, कोई बाहर से उठा के नहीं दे दिया गया, ठीक है। तो पेपर अगर कहीं कोई भी सब्जेक्ट का पेपर आएगा ना, आपके पास वहीं से आएगा जो आपकी बुक्स है, तो टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई करिए। चलिए देखिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें। द गिवन इलस्ट्रेशन इंडिकेट द प्रॉब्लम्स ऑफ विच फॉर्म ऑफ शेयरिंग, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ शेयरिंग दिखा रही है। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ये इमेज दिखाई थी। अब आप अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दो स्टीयरिंग व्हील हैं, यानी एक ही गाड़ी को दो लोग चला रहे हैं, एक ही गाड़ी को दो लोग चला रहे हैं। सबसे पहला देखिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म नहीं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म थोड़ी है, वर्टिकल फॉर्म नहीं है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म तो वो है ना, पावर्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वर्टिकल फॉर्म कौन सी है, डिफरेंट लेवल्स, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। ये क्या है बेटा, ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है। क्यों, क्योंकि एक गाड़ी, यानी एक सरकार, क्या है, सरकार तो चल रही है, लेकिन उसको चलाने वाले कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो। जैसे अभी चल रही है हमारी जनरल इलेक्शन 2024 में जब हुआ, बीजेपी थोड़ी गवर्नमेंट चला रही है। अगर नीतीश कुमार ने सपोर्ट छोड़ दिया तो गाड़ी गई, ठीक है। सो इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम कोएलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस तरीके के एमसीक्यू हैं वो आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, एक्सप्लेन। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, बताते हैं। चलिए, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। पहली चीज, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है,
क्योंकि इससे जो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाई होती है वो नहीं होगी अगर पावर शेयर होता है। Power sharing is a good way to ensure stability of political order as well as social conflict often leads to violence and political instability। इसके अलावा क्या है, पावर शेयरिंग बहुत अच्छा मेथड है जहां पर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रख सकते हैं और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, जिन सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वायलेंस होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, उसको खत्म कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, the imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in a short run, but in a long run it undermines the unity of the nation। यानी कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम मेजॉरिटी को ज्यादा सपोर्ट करें, जैसे श्रीलंका में हुआ था कि मेजॉरिटी को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो एक समय के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यानी वो शॉर्ट रन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जाके वो क्या करेगा, दिक्कत देगा, जैसे श्रीलंका में हुआ। ठीक है, next, tyranny of the majority is not oppressive for the minority but it also brings ruin to the majority। ठीक है, यानी जो मेजॉरिटी के लिए, ठीक है, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी जो है इज नॉट ओनली ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटीज, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मेजॉरिटी को भी खराब कर देता है कई बार। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। तो प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन हमें बताने हैं पावर शेयरिंग के, इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए, प्रूडेंशियल रीजन, पावर शेयरिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करता है सोशल ग्रुप्स के बीच में। इसके अलावा क्या करता है, हार्मनी मेंटेन करता है। इन इंडिया सीट्स, इसका एग्जांपल क्या है, देखिए, विद रेफरेंस टू विद एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया में क्या है, हम लोग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हमने सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या कर रखा है, हमने सीट्स रिजर्व कर रखी है। तो ये एग्जांपल है इंडियन कंटेक्स्ट में कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है, कि प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में कैसे होता है ये, हम लोग क्या करते हैं, रिजर्वेशन देते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दिस अलाउ द वीकर सेक्शन ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब इससे क्या कि जब इनको अधिकार मिलता है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को राइट्स मिलते हैं, तो क्या ये भी गवर्नमेंट को रन करने में क्या कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉरल रीजन क्या है, इट अपोज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। आपको बेटा इसकी पहली लाइनें तो जरूर याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अ ट्रूली डेमोक्रेटिक सेटअप द सिटीजंस हैव स्टेक इन द गवर्नमेंट। इंडिया में देखिए, इन इंडिया द सिटीजंस कैन कम टुगेदर टू डिबेट एंड क्रिटिसाइज द पॉलिटिक्स एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है कि हम लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की तारीफ भी करते हैं और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की बुराई भी करते हैं। आप शाम को 6 बजे न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, कोई सा भी न्यूज चैनल देख लीजिए, सब पे लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई गवर्नमेंट को बुरा भी बोलता है तो कोई गवर्नमेंट की तारीफ भी करता है। तो यहां पर ये क्या है कि हम लोग, हमारे पास ये राइट्स है कि हम लोग गवर्नमेंट की अच्छाई भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट की बुराई भी कर सकते हैं, ठीक है। Thus, this in turn puts pressure on the government to rethink its policies and consider its decision। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कई बार गवर्नमेंट को अपने डिसीजन बदलने पड़ते हैं। जैसे किसान बिल था, ठीक है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल है, जैसे किसान बिल था, ठीक है। इसमें बीच में अभी क्या हुआ था, जब ये किसान बिल आया था तो बहुत सारे जो किसान थे इधर, अगर आप दिल्ली की साइड रहते हैं, एनसीआर की तरफ, हम जानते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर पूरा जाम कर दिया था। इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपना डिसीजन को वापस लेना पड़ा, उसी के बाद ही वो लोग गए वहां से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्पिरिट है पावर शेयरिंग। नेक्स्ट देखिए, why is there a need to give space to diverse social group in the administration of a democratic country। यानी हमें डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को डेमोक्रेसी में, ठीक है, पावर शेयरिंग में क्यों स्पेस देना चाहिए, ठीक है। देखिए, powers and authority may be split between various social classes such as religion and linguistic communities। पावर शेयरिंग क्या है, may be split, ठीक है। पावर शेयरिंग को हम पावर और अथॉरिटी को, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं इन वेरियस क्लासेस सच एज या तो रिलीजन, ठीक है, या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज।
दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफर रूम टू डिफरेंट सोशल क्लासेस। इससे क्या होता है, ये जो डिफरेंट सोशल क्लासेस है इनको रूम मिलता है, विच वुड अदरवाइज बी एलियनेटेड फ्रॉम डेमोक्रेसी। और अगर हम इनको स्पेस नहीं देंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि हम बाहर के लोग हैं। एलियनेटेड मतलब बाहर के लोग, ये सीबीएसई वाला वर्ड है, ठीक है, एलियनेटेड। वहां आप लिखेंगे इट फील्स लाइक आउटसाइड द कंट्री, ये नहीं, एलियनेटेड लिखना अगर ऐसा कुछ आता है तो वो सुनने में अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं ना, हिंदी में गाली दो तो बुरी लगती है, इंग्लिश में दे दो तो अच्छी लगती है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर हम ये रिलीजियस है या लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजियंस हैं, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज हैं, अगर हम इनको रूम देंगे यानी हम इनको अपने साथ रखेंगे तो इनको अच्छा लगेगा, रेदर देन अगर हम इनके साथ बुरा करेंगे, ठीक है, अगर हम इनके साथ बुरा करेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि ये डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आप देखिए अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग रिलीजन्स के लोग पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पावर शेयरिंग से क्या होता है, ठीक है, कंट्री बहुत पावरफुल हो जाती है और यूनाइट हो जाती है, एक साथ हो जाती है। इसका एग्जांपल दीजिए, ठीक है, जस्टिफाई दिस, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट ऑल पीपल हैव स्टेक इन द गवर्नमेंट। सही बात है जी, पावर शेयरिंग की से क्या होता है कि गवर्नमेंट के कामों में, चीजों में सभी का स्टेक है। पावर शेयरिंग इंश्योर्स मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। पावर शेयरिंग से क्या होता है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है। इट अपहोल्ड्स द कंसेप्ट ऑफ पीपल रूल। इससे क्या होता है, कंसेप्ट आता है पीपल रूल्स का, ठीक है। इट ऑलवेज ब्रिंग्स बेटर आउटकम्स इन डेमोक्रेसी। और पावर, जब लोग आके अपनी बातों को डिस्कस करते हैं तो इससे और क्या बेनिफिट होता है कि डेमोक्रेसी में एक अच्छे बेहतर आउटकम्स देखने के लिए मिलते हैं। इट एंश्योर्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। इससे और क्या आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है डेमोक्रेसी में। पावर शेयरिंग अकोमोडेट्स डाइवर्स ग्रुप। पावर शेयरिंग क्या करती है, डाइवर्स ग्रुप को अकोमोडेट करती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। और इससे क्या हो जाता है, जब इससे जो सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कंफ्लिक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक बा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ्टन रिफर्ड एज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है उसको हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी क्यों कहते हैं। देखिए बेटा, अंडर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पहले तो हमें क्या लिखना है इसमें, पहले हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग की पूरी डेफिनेशन आप लिख दीजिए। क्या है, अंडर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर क्या की जाती है, शेयर की जाती है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पावर को क्या किया जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। और क्यों, इसके रीजन क्या है, इसके रीजन क्या है, देखिए, ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर प्लेस्ड एट अ सेम लेवल। सबसे पहले क्या किया जाता है, इन तीनों को एक ही सेम लेवल पे रखा जाता है। ऐसा नहीं किसी के पास कम पावर है, किसी के पास ज्यादा, नहीं, सबके पास इक्वल पावर्स है। दूसरा देखिए, ऑल पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंश्योर दैट नो ऑर्गन एंजॉय अनलिमिटेड पावर। अब ये सबके पास इक्वल पावर है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये कि कोई एक ऐसा ऑर्गन अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गन जो, अगर सभी के पास इक्वल पावर इसलिए है क्योंकि कोई भी ऑर्गन, ठीक है, कोई भी अदर ऑर्गन अनलिमिटेड पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मान लीजिए, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, हमने से सारी पावर सेंटर को दे दी तो स्टेट गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ, जब सारे डिसीजन सेंटर को ही बनाने तो स्टेट गवर्नमेंट का फायदा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑर्गन एक्सरसाइजेज अ चेक ऑन द अदर्स। और हर ऑर्गन क्या कर सकता है, हर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो दूसरे को चेक कर सकता है कि आप सही काम कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द डिफरेंट मेजर्स अडॉप्टेड बाय श्रीलंका एंड बेल्जियम, ठीक है। हमें यह बताना है श्रीलंका और बेल्जियम ने क्या क्या मेजर्स लिए थे।
एंड एक्सप्लेन, और हमें यह बताना है कि उनमें से एक सक्सेसफुल क्यों हुआ और एक फेल क्यों हो गया, इन कीपिंग द डिफरेंट कम्युनिटीज इन हार्मनी। ठीक है, तो आपसे ऐसा सीधा नहीं पूछ लिया जाएगा कि बेल्जियम के बारे में बताओ या श्रीलंका के बारे में बताओ, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे ना, मजा आता है उसमें, और आपको मजा आएगा आंसर देने में। देखिए, फर्स्ट, बेल्जियम अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993 टू वर्क आउट अ सॉल्यूशन। बेल्जियम ने क्या किया, 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था, ठीक है, ताकि चीजें सही रहे। इंस्टेड श्रीलंका ने क्या किया, मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, सिन्हाला को सुप्रीमेसी दे दी। ठीक है, दूसरा देखिए, द बेल्जियम अमेंडमेंट पास्ड लुक एट इक्वल राइट्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज। बेल्जियम गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनका, ठीक है, जो अमेंडमेंट्स की गई वो किस लिए की गई, ताकि हर कम्युनिटी को इक्वल राइट्स मिल सके। वेयर एज श्रीलंका ने क्या किया, पास एन एक्ट इन 1956। इन्होंने तो 1956 में एक्ट पास कर दिया, जहां पर इन्होंने क्या बोला, सिन्हाला क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, 10 डिसरिगार्डिंग तमिल्स। अब जो तमिल स्पीकर्स थे उनको तो बुरा लगेगा ना कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने सिन्हाला लैंग्वेज उसको ऑफिशियल बना दिया, मतलब एक्ट पास कर दिया कि सिन्हाला ही बोलनी है और कुछ नहीं बोलना। थर्ड देखिए, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था बेल्जियम में, वहां पर डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया पार्लियामेंट में, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेयरएज श्रीलंकन पॉलिसीज फेवर्ड सिन्हाला, लेकिन जो श्रीलंकन पॉलिसीज थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिन्हाला को फेवर किया, किसमें, यूनिवर्सिटीज पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। यहां तो मतलब गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, यहां तो नौकरी भी नहीं देनी है, यहां श्रीलंका में क्या किया गया, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ही नहीं देने हैं तमिलियंस को। फोर्थ देखिए, इन बेल्जियम मेनी ऑफ द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैड बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बेल्जियम में बहुत सारी पावर्स क्या की गई, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई। ठीक है, वेयर एज इन श्रीलंका डिडंट प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। श्रीलंका ने नहीं बोला कि ऐसा, ना 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 ना, ना ऐसा कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं। यहां तक कि तमिलियंस ने बोला था कि आप हमें हमारा अलग स्पेस दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इसी रूल को फॉलो करना है, वरना नहीं करना कुछ भी, बैठे रहो घर पे अपने। लास्ट देखिए, बेल्जियम अलाउड अ न्यू फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट। बेल्जियम ने क्या किया था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई थी, दैट लुक फॉर द लोकल लेवल इश्यूज ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो किस चीज का ध्यान रखती, कि जो कम्युनिटीज हैं उन सभी के राइट्स को ध्यान में रखती। वेयर एज श्रीलंका स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। लेकिन श्रीलंका में तो लॉ बन गया कि आपको बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट भी करना है और उसको फॉस्टर भी करना है, उसको प्रमोट भी करना है। ठीक है, तो कहानी ये वही है, बस आपको दोनों का फर्क बताना है कि उसने क्या किया और उसने क्या किया, श्रीलंका ने क्या किया और बेल्जियम ने क्या किया। ठीक है, अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता है ना, तो आप इजीली कर सकते हैं बेटा। ठीक है, बस दैट्स ऑल, यही था बेटा इस चैप्टर में, और कुछ नहीं, यही है बस। इसी में से आएगा जो आएगा और कहीं से नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कह रहा कहीं से नहीं आएगा, बट जो भी कहानी थी, ठीक है, इस चैप्टर में से जो भी कुछ आ सकता है, यानी अगर किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इसी तरीके के आएंगे। ठीक है, सेम टू सेम तो नहीं कह सकता मैं कि बिल्कुल ऐसा कि ऐसे छप जाएगा आपके पेपर में, या मैं कोई पेपर लीक कर दूंगा, नहीं, मैं आपको आइडिया दे सकता हूं। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ये मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, बाकी तो जब पेपर होगा तब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बट टेंशन फ्री रहिए, पेपर बहुत इजी आ रहा है, इंग्लिश का बहुत इजी आया है, साइंस का भी आने वाला, देखते हैं कैसा पेपर आएगा, बट उम्मीद यही है कि इजी पेपर आए, थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब यह है कि जो क्वेश्चंस है ना वो इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है अपना, ऐसा डरना नहीं होता पेपर को देखकर। ठीक है, तो चलिए बेटा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जीवन में, ठीक है, अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन है, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, अपने चीजों को ना, ठीक है, इन चीजों को ना अपने माइंड से निकालिए, फ्रेश रहिए,
पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।